हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियोस में हमने जर्नल पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब हमारे जर्नल के सारे सवाल ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, सब्सिडरी बुक्स सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ये हमारा नया चैप्टर है। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। अब सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। तो देखिए, जब हमारा बिजनेस छोटा होता है ना, जब हमारा बिजनेस स्मॉल होता है, तब हम क्या बनाते हैं, तब हम बनाते हैं जर्नल। ठीक है। लेकिन जब हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है, ग्रो हो जाता है ना, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। क्या हो जाता है, हमारा बिजनेस जब बड़ा हो जाता है तब हम फिर क्या बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, तो देखिए वो समझ लेते हैं। जब हमारा बिजनेस छोटा होता है तब उसमें ट्रांजैक्शंस भी कम होते हैं, है ना। डेली के मान लीजिए कि डेली के 10 या 15 ही ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। जर्नल में लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है ना। टाइम भी सफिशिएंट रहता है, हमारे पास लेबर भी अच्छे रहते हैं, हमारे पास अच्छा पूरा इनफ टाइम रहता है, ज़्यादा बल्क में भी नहीं हो जाता काम, सफिशिएंट सब चलता रहता है अच्छा टाइम पे। लेकिन अगर हमारा बिजनेस बड़ा हो जाए तो एक दिन में कितने ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, हमारे 30-40 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस तो बहुत बड़ा हो गया। अलग अलग डिपार्टमेंट वाला कई जगह पर जाके क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है ना। तो ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि जर्नल में हम जो जिस चीज़ की भी एंट्री बनाते थे उन सब को ग्रुप करके हम अलग अलग एक क्या बना देते हैं, बुक बना देते हैं। और उन्हीं बुक्स को क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। कैसे, वो समझ लीजिए कि जैसे जर्नल है, अब जर्नल में आप परचेस की एंट्री बनाते हो, है ना, कैश की, क्रेडिट की, कोई सी भी परचेस की आप एंट्री बनाते हो। तो अब परचेस तो आप हर दिन करोगे, सुबह भी करोगे, दोपहर को भी करोगे, शाम को भी करोगे। परचेस का क्या है, परचेस तो होता ही रहता है। वैसे ही दिन में सेल्स भी आप कितनी बार कर लेते हो, तो परचेस और सेल्स कितना हो जाता है आपका, दिन में कम से कम 10-15 बार आप परचेस और सेल कर सकते हो। तो महीने में कितना कर सकते हो, साल में कितना कर सकते हो। अब इन सब का रिकॉर्ड रखना जर्नल में फिर कितना ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा बल्क में हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं हमारे। तो उन सब की एंट्री करना टाइम कंज्यूमिंग भी है और उसके लिए हमारे पास लेबर भी ज़्यादा लगेंगे। वहीं अगर हम परचेस की, सेल की, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश की एंट्रीज जो भी रहेंगी हमारी, है ना, और एक्सपेंस केस की एंट्रीज, अगर हम इन सबको एक अलग ग्रुप बना करके हर किसी की एक बुक बना दें और हर एक डिपार्टमेंट को वो दे दें कि अगर परचेस वाला डिपार्टमेंट है तो उसे परचेस बुक हम दे दें, सेल्स वाला डिपार्टमेंट है तो हम उसे सेल्स बुक दे दें, है ना, ऐसे ही लोगों को हम अलग अलग बुक्स दे दें, तो हमारे पास टाइम भी अच्छा रहेगा उन सबको ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए, और लेबर भी हमारे पास कम लगेंगे। इसलिए हम क्या बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। अब सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी बुक्स हम बनाते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ उसके अंदर आती है और उनके फॉर्मेट क्या रहते हैं, हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये वाली पूरी वीडियो आप देखिए, क्योंकि सिर्फ ये एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन नहीं है, इसमें आपको जो जानना है पूरा सब्सिडरी बुक्स के बारे में वो पूरी जानकारी मैं दूंगा। और यही अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली समझ में आ जाएंगे कि फॉर्मेट कैसा है और उसमें एंट्रीज कैसे है, कौन सी एंट्री आएगी और कौन सी एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स कि सब्सिडरी बुक्स के अंदर हम कौन कौन सी बुक बनाते हैं। तो सबसे पहले परचेसेस बुक, ठीक है, हम क्या बनाते हैं, परचेस बुक बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं। अब परचेस बुक और सेल्स बुक दोनों हम बनाएंगे, हम जितना भी परचेस करते हैं किस में आएगा, परचेस अकाउंट, परचेस बुक में आएगा। ठीक है, हम जितनी भी सेल्स करेंगे किस में आएगी, सेल्स बुक में आएगी। अलग अलग बुक्स बनेगी, परचेस जितना भी आएगा सब परचेस बुक के अंदर आएगा अलग, और सेल्स जितना भी होगा वो सेल्स बुक में अलग आएगा। अब इसमें कौन सी एंट्री आएगी और कौन सी नहीं आएगी वो देख लेते हैं। तो देखिए, इन दोनों में सिमिलर चलेगा। कैसे कि इन दोनों में जो एंट्री आएगी वो कौन सी आएगी, सिर्फ क्रेडिट वाली। कैसे, अगर आपने क्रेडिट पर माल खरीदा या क्रेडिट पर माल बेचा वही एंट्री इनमें जाएगी। ठीक है, क्रेडिट पर अगर आपने परचेस करा है तो परचेस बुक में जाएगी एंट्री, क्रेडिट पर अगर आपने सेल करा है तो सेल्स बुक में एंट्री जाएगी,
है ना। ये तो सिर्फ एक ही एंट्री जाती है, जाने के लिए सिर्फ क्रेडिट वाली एंट्री ही जाएगी। अब कौन सी नहीं जाएगी वो देख लेते हैं। तो कौन सी नहीं जाएगी, कैश वाली एंट्री। कैसे, अगर आपने कैश पर माल परचेस करा है तो परचेस बुक में एंट्री नहीं जाएगी। अगर आपने कैश पर माल बेचा है तो कैश सेल्स बुक में नहीं जाएगी। और कौन सी नहीं जाएगी, एसेट्स की। कैसे, अगर आपने एसेट्स खरीदी है, चाहे आपने एसेट्स क्रेडिट पर क्यों नहीं खरीदी हो, है ना, उधार पर भी अगर आपने एसेट्स बेची या खरीदी है तो भी वो इन बुक्स में नहीं जाएगी। आया समझ में। क्रेडिट या कैश किसी पर भी एसेट खरीदना या बेचना एंट्री नहीं आएगी। फिर कौन सी नहीं आएगी, और कंसाइनमेंट की। अब कंसाइनमेंट क्या होता है, पहले मैं आपको कंसाइनमेंट समझा देता हूँ। कंसाइनमेंट ऐसी चीज होती है कि मान लीजिए कि आपका बिजनेस है और एक और पर्सन का बिजनेस है, ठीक है। एक आपका बिजनेस है और सामने वाला हो गया बी का बिजनेस। अब आपने क्या कहा बी को कि आप हमको माल दे दीजिए, है ना, आपकी तरफ से हम उसे बेचेंगे। आपने अभी पैसे नहीं दिए उसे, आपने बस क्या कहा कि आप हमें बस माल दे दीजिए, हम बस आपका माल बेच देंगे और जब बेच देंगे सारा माल तो पैसा फिर आपको देंगे। तो जब आप उससे माल लेते हैं या आप किसी को माल देते हैं, है ना, बेचने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट कहते हैं। कंसाइनमेंट पर माल देना, कंसाइनमेंट पर माल लेना, है ना, बिना कैश के। उस टाइम पर कैश बाद में लेन देन होता है फिर। तो कंसाइनमेंट पर भी अगर आपने माल बेचा है या माल लिया है तो भी एंट्री नहीं आएगी। लास्ट और कौन सी एंट्री नहीं आएगी, अप्रूवल की। ठीक है। अब अप्रूवल कैसा, सैंपल पे देते हैं ना आप, सैंपल पे माल दिया या लिया, या अप्रूवल और भी अलग अलग चीज़ होती है। मतलब सिर्फ नॉर्मल आपने बस ले लिया एक सैंपल के थ्रू कि हाँ हम बेच के देखते हैं, हाँ हम खरीद के देखते हैं। तो ये सारी चीज़, ये जो चार चीज़ें हैं, कैश पर, एसेट्स वाली, कंसाइनमेंट वाली और अप्रूवल वाली, ये चारों एंट्रीज इनमें नहीं आएगी, परचेस और सेल्स बुक में नहीं आएगी। सिर्फ कौन सी आएगी, क्रेडिट वाली। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आता है। पहले हम क्या करते थे जर्नल में कि कैश डिस्काउंट को लेते थे लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लेते थे। अब हम ट्रेड डिस्काउंट को लेंगे लेकिन कैश डिस्काउंट को नहीं लेंगे, क्योंकि हम कैश में कर ही नहीं रहे हैं। जब कैश में कर ही नहीं रहे हैं तो एंट्री भी नहीं आएगी फिर। तो कौन सा आएगा, ट्रेड डिस्काउंट आएगा। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, लेस, यानी कि माइनस होगा। आया इतना समझ में। अब फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट कैसा बनता है मैं आपको और बता देता हूँ। तो देखिए ऐसा हमारा फॉर्मेट बनता है ना। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि जो भी बुक हो, जैसे अगर परचेस हो तो परचेस बुक, सेल हो तो सेल्स बुक, ठीक है। यहाँ पर जिसका नाम लिख दीजिएगा, फिर बुक ऑफ, जिस किसी का भी है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। कैसे कि परचेस बुक ऑफ, जैसे अगर मैं बना रहा हूँ तो क्या मेरी है अगर, तो क्या लिखेंगे, परचेस बुक ऑफ अयाज या सेल्स बुक ऑफ अयाज, ऐसे करके हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर हमारा ये फॉर्मेट बनता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन के क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में हम क्या क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम एंट्री लिखते हैं। अब एंट्री में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम ऐसा अकाउंट या डेबिट क्रेडिट ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली नाम लिखेंगे जिससे भी हमने माल बेचा या जिससे भी हमने माल खरीदा है ना, बस उसका यहाँ पर नाम आएगा और क्वांटिटी आ जाएगी कि इतने पर माल खरीदा और इतना खरीदा। आया समझ में। वो सारी एंट्री किस में आएगी, पर्टिकुलर में आएगी। फिर आता है हमारे पास इनवॉइस फोलियो, है ना। इसका पूरा नाम क्या होता है, इनवॉइस फोलियो। अब इनवॉइस फोलियो, यहाँ पर इनवॉइस फोलियो का क्या मतलब है, इनवॉइस फोलियो कह लीजिए या इनवॉइस नंबर कह लीजिए। अब ये क्यों आता है यहाँ पर, तो ये इसलिए आता है कि मान लीजिए अगर आप परचेस बुक बना रहे हैं तो जब आप परचेस करोगे, अब जब आप परचेस करोगे उस पर आपको बिल मिलेगा, तो जो बिल है उसके ऊपर जो इनवॉइस नंबर लिखा होता है वो यहाँ पर आएगा। आया आपको समझ में। जब भी आप परचेस करते हो, सेल करते हो, आपने नॉर्मल भी देखा होगा, अगर आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो और उसके ऊपर आपको क्या मिलता है, बिल मिलता है, आप बिल लेते हो और बिल के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वही क्या होता है, इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर कहाँ पर आएगा, यहाँ इनवॉइस फोलियो के अंदर आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एल एफ। एल एफ यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, लेजर
फोलियो। लेजर फोलियो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेजर का मतलब क्या होता है कि जब आप हर एक एंट्री की एक अलग अकाउंट बनाते हैं ना, हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक एंट्री का अलग अलग अकाउंट बना देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम लेजर कहते हैं। लेजर में ही हम सारे अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। जर्नल बनाने के बाद हम डायरेक्ट क्या बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, उस लेजर का नंबर आएगा, लेजर फोलियो, यानी कि जहाँ पर भी वो एंट्री गई है लेजर के अंदर, उस लेजर का यहाँ पर नंबर आता है। आया इतना समझ में? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास डिटेल्स ऑफ अमाउंट। अब डिटेल्स ऑफ अमाउंट, इस कॉलम की क्या ज़रूरत पड़ गई, इस कॉलम की इसलिए ज़रूरत पड़ गई क्योंकि हम जो भी अमाउंट लिखेंगे उसकी यहाँ पर डिटेल आती है। कैसे? मान लीजिए आपने किसी से माल खरीदा है ना, कितने पे अमाउंट पर खरीदा, कितने भी मतलब कितना अमाउंट खरीदा, कितने रेट पर खरीदा, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। फिर उसका अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर आपको उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा तो हम ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमने फिर लिखा लेस ट्रेड डिस्काउंट, जितना भी होगा है ना, जो अमाउंट यहाँ पर आया वो यहाँ पर लिख दीजिए, लाइन खींचिए, फिर दोनों को माइनस करेंगे हम। उसके बाद जाकर के वो अमाउंट कहाँ पर जाएगा, नेक्स्ट कॉलम नेट अमाउंट में, है ना, नेट अमाउंट में वहाँ पर अमाउंट जाता है। तो डिटेल्स ऑफ अमाउंट में हम क्या करते हैं, पूरी डिटेल लिखते हैं कि हमने ये वाला इतने पर ख़रीदा, ये वाला इतने पर ख़रीदा, फिर उसमें से लेस क्या कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट कर दिया, वो सारी कैलकुलेशन डिटेल्स ऑफ अमाउंट में होगी। और फिर उसको माइनस कर, प्लस माइनस करके फिर जो आखिरी में हमारा अमाउंट निकलेगा वो कहाँ पर लिखेंगे, हम नेट अमाउंट में लिखेंगे। आया इतना समझ में? अब इसमें और भी चीज़ है कि ये चीज़ हम दो मेथड से बना सकते हैं, एक शॉर्टकट मेथड और एक डिटेल्स मेथड। करना कुछ भी नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक कहा गया है कि डिटेल्स मेथड बनाइए तो आप ये वाला फॉर्मेट बनाइए, क्योंकि इसमें क्या आता है, डिटेल्स ऑफ अमाउंट आता है। अगर आपको कहा जाए कि शॉर्टकट मेथड से बनाइए तो बस ये डिटेल वाला जो कॉलम है ये हटा दीजिएगा और पूरा फॉर्मेट बना लीजिएगा, है ना, बस ये वाला कॉलम नहीं आएगा। तो आपकी क्या बन जाएगी, शॉर्टकट मेथड बन जाएगी। अब कैसी किस में बनाते हैं, अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रखा हो तो डिटेल्स वाली कॉलम बनाइए, अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया हो तो ये वाली हटा दीजिए, है ना, ऐसे ही करते हैं हम। लेकिन अगर आपको एक ही जने से आपने, एक ही पर्सन से आपने 3-4 ट्रांजैक्शन कर रखे हैं, यानी कि आपने एक ही अलग चीज़ खरीदी, वो अलग चीज़ खरीदी, एक ही टाइम पर 3-4 चीज़ हो गई, तो फिर डिटेल्स वाला तो आएगा ही सही, क्योंकि आप 3 अमाउंट यहाँ पर लिखोगे, फिर उसको प्लस करके नेट अमाउंट में लिखोगे। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसमें, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आया इतना समझ में फॉर्मेट, है ना, ये वाला फॉर्मेट परचेज बुक और सेल्स बुक दोनों में काम आएगा, और ये वाली चीज़ें भी जो मैं आपको समझाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या तीसरी चीज़ क्या बनती है फिर, परचेसेस रिटर्न बुक। परचेस हमने करा है, हमें माल समझ में नहीं आया तो हम रिटर्न भी तो करेंगे, तो उसकी परचेस रिटर्न बुक अलग बनेगी। और क्या बनती है, सेल्स रिटर्न बुक। अगर आपने माल खरीदा है, सॉरी, अगर आपने किसी को माल बेचा है तो सामने वाले को, अगर उस कस्टमर को माल पसंद नहीं आया तो वो आपको वापस देगा, तो जब आपको वापस रिटर्न करेगा तो हम क्या बनाएंगे, सेल्स रिटर्न बुक। अब इसी को और भी क्या कह सकते हैं हम, परचेज रिटर्न बुक को और क्या कह सकते हैं हम, रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हैं, है ना, और इसे रिटर्न इनवर्ड, ये दूसरे नाम है इनके कि रिटर्न आउटवर्ड बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक, है ना, इन्हें इन नाम से भी जाना जाता है। परचेस रिटर्न यानी कि हमने माल खरीदा था, उसे वापस दे दिया यानी कि किसी दूसरे को दिया, तो क्या हो गया, आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न, हमने माल किसी और को बेचा था, उसने हमें वापस दे दिया, यानी हमारे पास आया, तो क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। अब इनका फॉर्मेट देख लीजिए, इनके फॉर्मेट में कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब ये देखिए इनमें कौन कौन सी एंट्री आएगी, कौन सी नहीं आएगी, जो मैंने यहाँ आपको समझी थी वो सारा भी किस पर एप्लीकेबल होगा, इस पर। क्रेडिट वाली एंट्री ही इसमें आएगी, अगर आपने किसी को क्रेडिट पर माल बेचा था या खरीदा था, है ना, और वो रिटर्न हो गया, वही वाली एंट्री इसके अंदर आएगी। लेकिन अगर आपने कैश पर किसी को बेचा या खरीदा था और वो रिटर्न हुआ तो एंट्री नहीं आएगी। सेम एसेट्स का भी ऐसे ही है, कंसाइनमेंट, अप्रूवल, सबका ऐसा ही है, रिटर्न हुआ तो ये वाली एंट्रीज नहीं आएगी, ओनली
क्रेडिट वाली एंट्री आएगी, और इसमें भी जो ट्रेड डिस्काउंट है वो वापस क्या होगा, माइनस होगा। इनका फॉर्मेट, तो इनके फॉर्मेट में कोई बड़ा जो मतलब चेंजेस नहीं है। बस क्या चीज़ बदलेगी, ये जो आपका इनवॉइस फोलियो है ना, इसकी जगह क्या बदल जाएगा। अगर आप परचेस रिटर्न बुक बनाओगे तो इनवॉइस फोलियो की जगह आप क्या बनाओगे, डेबिट नोट बनाओगे, है ना। और अगर आप सेल्स रिटर्न बुक बनाओगे तो इनवॉइस फोलियो की जगह क्या कौन सी कॉलम बनाओगे, क्रेडिट नोट बनाओगे। अब ये क्यों बनाते हैं हम वो समझ लीजिए। इन दोनों का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ कि जब आप किसी को मतलब आपने माल खरीदा और आपने उसको वापस से माल बेच दिया, खरीदने पर आप परचेस को कहाँ पर ले जाते हो, डेबिट में ले जाते हो, और जिस पर्सन से खरीदा उसको किस में करते हैं, क्रेडिट में करते हैं। लेकिन जब आप परचेस रिटर्न कर देते हो तो एंट्री क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। यानी कि जिस आदमी को आप रिटर्न करोगे उसका नाम कहाँ पर आएगा, उसे आप कहाँ पर शिफ्ट करोगे, डेबिट में करोगे। तो क्या बन जाएगा, डेबिट नोट। डेबिट नोट में हम क्या लिखते हैं कि हमने आपका अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। आया समझ में। वैसे ही सेल्स रिटर्न बुक, जब आप माल बेचते हो तो सेल्स किस में आता है, क्रेडिट में आता है। जिसको बेचते हो उसका नाम किस में आता है, डेबिट में आता है। लेकिन वहीं अगर आप रिटर्न कर देते हो तो सेल्स रिटर्न डेबिट में चला जाता है और पर्सन का नाम किस में आ जाता है, क्रेडिट में आ जाता है। तो हम क्या बना देंगे, क्रेडिट नोट बना देंगे। क्रेडिट नोट में हम क्या लिखेंगे, वही चीज़ कि हमने आपका अकाउंट क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। आया समझ में। तो बस इनवॉइस फोलियो की जगह परचेज रिटर्न में डेबिट नोट बन जाएगा और इनवॉइस फोलियो की जगह सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट बन जाएगा। बस बाकी सारी चीज़ वैसी के वैसी ही होगी। आई 4 बुक समझ में। आगे बढ़ते हैं। फिर और हम क्या बनाते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। ठीक है, ये दो और हम बुक बनाते हैं। अब इनका क्या मतलब होता है वो समझ लीजिए। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का क्या मतलब होता है कि जब हमको किसी से पैसा लेना है ना, यानी कि डेप्टर से हम क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं, उनसे पैसा लेना बाकी रहता है। तो डेप्टर को हम क्या कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम एक बिल बना देते हैं बिल्स रिसीवेबल वाला, कि 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, कि ये बिल मैं आपको दिखाऊंगा और 1 महीने बाद आपसे पैसे लूँगा, है ना। जितने भी आपने माल उसका ख़रीदा है, जितने पर भी उसने माल खरीदा था आपसे, आप उतने अमाउंट का क्या बना देते हो, बिल्स रिसीवेबल बना देते हो। और उसे क्या दे देते हो कि ये मैंने बिल बना दिया है, इसे क्या कर लो, आप देख लो, साइन करके वापस मुझे दे दो, है ना। तो उसको हम दे देते हैं, वो साइन करके देख करके हमें वापस दे देता है। और जब उसकी डेट आती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं, बिल दिखाते हैं और उससे पैसा ले लेते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। तो जितने भी हम बिल्स रिसीवेबल बनाएंगे उसकी एंट्री किस में जाएगी, बिल्स रिसीवेबल बुक में जाएगी। अब बिल्स पेबल, हम पहले क्या कर रहे थे, हम बिल बना रहे थे कि जिससे हमें पैसा लेना था उसके ऊपर। लेकिन अब अगर हमें किसी को पैसा देना है ना, यानी कि क्रेडिटर को पैसा देना रहता है, सामने वाला हमसे पैसा लेगा तो वो हमारे ऊपर बिल बनाएगा, तो हम क्या बनाएंगे, बिल्स पेबल बुक बनाएंगे। जितने भी हमारे ऊपर बिल बने हम उसे बिल्स पेबल बुक में लिखेंगे। आया इतना समझ में। अब इसका फॉर्मेट जो है वो बहुत ही लंबा है, आपके सब्सिडरी बुक्स में इसके क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बाद में समझा दूंगा। एक बिल एक्सचेंज नाम से आपका चैप्टर भी है ना, उसमें इन दोनों की क्या बनते हैं, जर्नल एंट्री बनती है इन दोनों की। तो तब जाकर के मैं आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि और ये चीज़ क्या होती है, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे इसकी एंट्रीज करी जाती है, वो सारी चीज़ हम उस चैप्टर में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर और हम क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं हम, कैश बुक। अब कैश बुक के अंदर कौन सी एंट्री आती है, सारी कैश की एंट्री। सारी कैश की एंट्री कैसे, कि जो भी हमारे पास कैश में रिसीव्ड हुआ है, कैश अगर हमने किसी को दिया है
तो वो किस में आएगा, कैश बुक में आएगा। कैश पर अगर हमने माल परचेस करा है, कैश पर अगर हमने माल बेचा है, किस में आएगा, कैश बुक में आएगा। आया समझ में आपको। पहले हम क्या कर रहे थे, क्रेडिट पर माल बेचा या ख़रीदा था तो किस में डाल रहे थे, परचेस बुक और सेल्स बुक में डाल रहे थे। लेकिन अगर हमने परचेस करा है, सेल्स करा है कैश पर, तो किस में एंट्री जाएगी, कैश बुक में जाएगी। कैश की सारी एंट्री कैश बुक में जाएगी। अगर हमने लोन लिया है या दिया है, पैसा आया या गया हमारे पास से, तो किस में आएगा, कैश बुक में आएगा। अगर कोई सा बैंक का ट्रांजेक्शन भी होता है तो किस में आता है, कैश बुक में ही आता है। कैसे आएगा, ये भी 3 तरह से होती है। पहली सिंपल कैश बुक, डबल कैश बुक और ट्रिपल कैश बुक। और क्या कहा जा सकता है इन्हें, सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इन भी नाम से इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पर इन तीनों में डिफरेंसेस भी रहेंगे, कैसे रहेंगे वो देख लीजिए। सिंपल कैश बुक, नॉर्मल कैश की एंट्रीज आएंगी, है ना, कैश आया गया। डबल कॉलम कैश बुक या डबल कैश बुक, इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर कैश आया या गया और उसके अंदर अगर डिस्काउंट हुआ तो किस में जाएगा, डबल कैश बुक में जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास से कैश आया गया डिस्काउंट के ऊपर भी, लेकिन साथ ही साथ बैंक की भी एंट्री है, जैसे बैंक में डिपॉजिट करा, बैंक से निकाला, है ना, तो वो सारी एंट्री किस में जाएगी, ट्रिपल कैश बुक में जाएगी या 3 कॉलम कैश बुक में जाएगी। इनका फॉर्मेट मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर तीनों के फॉर्मेट बना दिए हैं। कैसे कि सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, इसमें क्या आता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड रहती है। सबसे पहले हमारी डेट आती है, पर्टिकुलर्स में हमारी एंट्री आती है, यहाँ पर वाउचर नंबर जो भी लिखा होता है वो यहाँ पर आता है, लेजर फोलियो यहाँ पर लेजर का नंबर आता है, और अमाउंट, है ना, सेम क्रेडिट में भी वही डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि कैश बुक में डेबिट में जितना भी हमें रिसीव्ड जो भी होता है ना, कैश में जो भी रिसीव्ड हुआ वो डेबिट में आता है, और जो भी हमारे पास से गया, जो भी हम पेमेंट करते हैं वो किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है ना। कैश बुक में से ये सिंगल कॉलम कैश बुक समझ में आई। फिर उसके बाद आती है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक क्यों बनाई जाती है कि सिंपल हमारे पास क्या आ जाता है, बस डिस्काउंट की कॉलम बढ़ जाती है। जब डिस्काउंट की कॉलम आएगी तो दूसरी कॉलम कौन सी हो जाएगी, कैश की, डिस्काउंट की और कैश की, ये हमारे पास कौन सी आ जाती है, कॉलम आ जाती है। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड रहती है, दोनों में अलग अलग कॉलम्स बनेगी, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश। सेम क्रेडिट में भी डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश। फिर उसके बाद 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में कौन सी बढ़ जाती है, डिस्काउंट और कैश तो रहता ही है, और क्या आ जाता है, बैंक की एंट्री, है ना, बैंक की कॉलम आ जाती है। जितनी भी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज हैं वो कैश बुक के अंदर किस में चली जाएगी, 3 कॉलम कैश बुक में, और किस में आएगी, बैंक की कॉलम में आ जाएगी, है ना। इसमें भी डेबिट और क्रेडिट रहता है, इधर रिसीव्ड और इधर पेमेंट। आया इतना समझ में आपको। कैश बुक में सारे कैश के ट्रांजेक्शन्स आते हैं, जितने भी कैश में आया या गया, और इसमें 3 चीज़ बनती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। सिंगल में नॉर्मल अमाउंट आ जाता है, 2 कॉलम में डिस्काउंट आ जाता है, 3 कॉलम में डिस्काउंट, कैश और बैंक की कॉलम्स आ जाती है। फिर 3 कॉलम कैश बुक में एक चीज़ आप पढ़ेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, ये कॉन्ट्रा एंट्री जब बनती है ना, ये बनेगी ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। और ये क्यों आती है, ये तब आती है जब आप बैंक से पैसा निकालते हो या बैंक में डिपॉजिट करते हो, तब क्या उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। आया इतना समझ में आपको। लास्ट फिर हमारे पास आती है पेटी कैश बुक। कौन सी आती है, पेटी कैश बुक, लास्ट तो नहीं है, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब आप समझ लीजिए, इसका फॉर्मेट है ना, 3 तरह के फॉर्मेट होते हैं इसके भी।
लेकिन बस अभी आप मतलब समझ लीजिए। इसके क्वेश्चंस जब आएंगे तब आपको मैं पूरे डिटेल में तब समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा। अब पेटी कैश बुक क्यों बनाई जाती है? जितने भी आप एक्सपेंसेस करते हो, है ना, एक आपके जितने भी एक्सपेंसेस है आप उनको पेड करोगे ही सही, तो जितने भी एक्सपेंसेस आपके वो किस में जाएंगे? पेटी कैश बुक में जाएंगे। पेटी कैश बुक अलग से हम बनाएंगे, तो जितने भी आप एक्सपेंसेस करते हो वो किस में जाएंगे? पेटी कैश बुक में जाएंगे। लास्ट में जितना भी है उसका आपका टोटल रहेगा, जो भी बैलेंस रहेगा वो फिर किस में जाता है? उठ करके कैश बुक में जाता है ना, पेटी कैश अकाउंट के नाम से। आया समझ में? पेटी कैश बुक हो गई। फिर आती है हमारे पास, अब लास्ट में है जर्नल प्रॉपर, है ना। ये कौन सी है? 8वें नंबर की, और ये 9 नंबर की, जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर क्या होती है? लास्ट टॉपिक है हमारा जर्नल प्रॉपर। तो जितना भी हमने बुक बनाई अभी तक, है ना, जितने भी ये जैसे 8 बुक्स हमने बनाई है, अब इन 8 बुक्स में हमने अलग अलग ट्रांजेक्शन कर दिए, हर किसी का अलग अलग कर दिया हमने कि एक्सपेंस इसमें जाएगा, कैश की एंट्री इसमें जाएगी, बिल्स उसमें जाएगा, परचेस अलग है, सेल्स अलग है, रिटर्न्स की बुक्स अलग है, ये सारी चीज़ तो हो गई। लेकिन फिर भी हमने जर्नल प्रॉपर क्यों बनाई? तो देखिए, जर्नल और जर्नल प्रॉपर अलग अलग होती है। कैसे कि जर्नल में सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं, है ना, जर्नल के अंदर आप सारे ट्रांजैक्शन कर दोगे, लेकिन जर्नल प्रॉपर जो होता है उसके अंदर सिर्फ कुछ ट्रांजैक्शंस ही आते हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस कौन कौन से आएंगे? कि जैसे एडजस्टमेंट वाले, है ना, जर्नल प्रॉपर के अंदर ओपनिंग वाले, क्लोजिंग एंट्रीज जितनी भी रहेगी, अगर एरर्स कुछ भी हुआ है ना, उसका रेक्टिफिकेशन की जो आप एंट्री बनाओगे, रेक्टिफिकेशन वाला भी चैप्टर है आपको, तो जितने भी रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्रीज है और एडजस्टमेंट की एंट्रीज है, मिसलिनियस की एंट्रीज है, ये सारी एंट्रीज किस में जाएगी? जर्नल प्रॉपर के अंदर जाएगी, और इसमें हम नॉर्मल जर्नल बनाएंगे। आया समझ में आपको इतना सब कुछ? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपकी जानकारी के लिए सारे जितने भी मेन टॉपिक्स थे वो सब आपको समझा दिए हैं। अब आप क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली कर सकेंगे, क्योंकि अब आपको फॉर्मेट समझ में आ गया, किस में कौन सी एंट्री आएगी वो भी समझ में आ गई। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, ताकि उन्हें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके।